हेलो दोस्तों, बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए थोड़ा आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपना मुद्दे विचार को। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो उसमें जैसे बताया गया था कि वित्तीय विवरण यानी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डाटा आंकड़े दिए रहते हैं, उन डाटा को, उन आंकड़ों को सरल रूप में प्रस्तुत करने, उनका वर्गीकरण करने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं हम लोग वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। और उसमें बताया गया था कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए किन किन तकनीकों का, टूल्स का इस्तेमाल प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग का वही मैटर है, आगे उससे आगे चलेंगे कि टूल्स फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंपनी का बैलेंस शीट। तो उसका एनालिसिस करने के लिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए हम लोग जिन विधियों का, तकनीकों का, पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, उन विधियों को ही बोला जाता है टूल्स ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण के उपकरण या यंत्र। क्या बोले कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए जिन विधियों एवं तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, उन विधियों या तकनीकों को ही वित्तीय विश्लेषण के उपकरण, टूल्स कहा जाता है। द मेथड्स और टेक्निक्स which is used to analysis the financial statement are called tools of financial statement. The techniques and methods which is used to analysis the financial statement, फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए जिन मेथड्स, टेक्निक का यूज किया जाता है, उन मेथड या टेक्निक को ही बोलते हैं हम लोग टूल्स ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस। इसका उद्देश्य क्या है? इन टूल्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि वित्तीय आंकड़े जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डाटा दिया गया है, आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों को सरल बनाना, सिंप्लीफाई करना, ताकि उसको आसानी से समझा जा सके, उससे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट उसको देख के संस्था के बारे में उचित निर्णय ले सके, है ना। यानी वित्तीय विवरणों के आंकड़ों को सरल बनाने के लिए, उनको समझने योग्य बनाने के लिए ही इन टेक्निक्स का, टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे पिछले वीडियो में बताया गया था कि फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने का मुख्य 7 टूल्स बताए थे, 7 टूल्स बताए थे आप लोग को। और भी होते हैं, लेकिन मुख्य जो है 7 टूल्स बताए थे आप लोगों को। जो बच्चे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार अवश्य देख लें, उसमें सारा डिटेल्स बताया गया है। फिर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग
कि उसमें 7 टूल्स बताया गया था फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए। मुख्य रूप से 7 टूल्स बताया गया था, जिसमें से पहला था कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा था कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस। ये सब अलग अलग जो है यंत्र है, उपकरण है, तकनीक है। तो उसमें से आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, है ना। आज हम लोग चर्चा करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो नाम ही क्लियर है, कंपैरिजन से आया। कंपैरिजन मतलब तुलना करना। तो यहां क्या तुलना करेंगे हम लोग? जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी संस्था, फर्म, कंपनी हर साल अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है, हर साल अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तैयार करता है। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक वर्षों के वित्तीय विवरणों के विभिन्न मदों का तुलना किया जाता है। 2 या 2 से अधिक वर्षों के वित्तीय विवरणों की तुलना करने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग तुलनात्मक विवरण। दो या 2 से अधिक वर्षों के वित्तीय विवरण के विभिन्न मदों की तुलना करने के लिए जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं तुलनात्मक विवरण। The statement that report the comparison of data of 2 or more periods is known as comparative statement. The statement that reports the comparison of data of 2 or more accounting periods are known as comparative statement। मतलब कि 2 या 2 से अधिक वर्षों के वित्तीय विवरणों के विभिन्न मदों का, आंकड़ों का तुलना जो दर्शाता है वैसे विवरण को ही हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तुलनात्मक विवरण। ये तुलनात्मक विवरण जो है 2 तरह का होगा, है ना। पहला होगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, या इसका दूसरा नाम होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में बोलते हैं इसको तुलनात्मक आय विवरण या तुलनात्मक लाभ हानि खाता। और दूसरा होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, है ना, तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा। क्या बोले सर? पहले तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम लोग समझ गए कि जब 2 या 2 से अधिक वर्षों के वित्तीय विवरणों को, विभिन्न मदों को तुलना करने के लिए जो विवरण हम लोग बनाते हैं उस विवरण को बोलते हैं तुलनात्मक विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट who compare the reports of data of financial statement of 2 or more financial periods are known as
कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वह कंपेयर करता है 2 और मोर फिनेंशियल पीरियड्स के डाटा का। 2 और मोर फिनेंशियल पीरियड्स के डाटा का कंपैरिजन करने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं वो कहलाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। नंबर 1 कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड नंबर 2 कंपैरेटिव बैलेंस शीट। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीज आता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसी दोनों का कंपैरिजन है। बैलेंस शीट का कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंपैरिजन करने के लिए बनाएंगे तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है ना। तो समझ गए हम लोग दोनों चीज। इस पर बात करेंगे अगर हम लोग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, तो जब 2 या 2 से अधिक वर्षों के इनकम स्टेटमेंट यानी लाभ हानि खाता के विभिन्न मदों का तुलना करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाएंगे वह कहलाएगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आंकड़े दिए गए हैं, तो 2 या 2 से अधिक वर्षों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाएगा वो कहलाएगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सेम उसी तरह जब 2 या 2 से अधिक वर्षों के बैलेंस शीट का तुलना करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाएंगे वो कहलाएगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। हाँ, हम लोग एक कॉमन फॉर्मेट देखते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, उसके आधार पर दोनों को हम लोग तैयार कर सकते हैं, डाल सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट का एक कॉमन फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। जैसे पहला कॉलम होगा, ये पार्टिकुलर वाला कॉलम होगा, है ना। इसको हम लिख देते हैं कॉलम नंबर 1, ठीक है। उसके बाद चूंकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट है तो इसमें कम से कम 2 साल का आइटम का तुलना करना है। इसमें 2 वर्षों के आंकड़ों का तुलना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिखेंगे, एब्सोल्यूट अमाउंट, है ना, कि 2 वर्ष का। चलिए ये 2 वर्ष का अमाउंट हो गया, ये प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। अब जबकि हम लोग 2 साल का सूचना दिखाएंगे तो 2 साल का अमाउंट किसी भी आइटम का सेम होगा ये तो जरूरी नहीं है। सपोज मान लिए कि ये सेल्स है ना, तो सेल्स मान लीजिए कि 2018 में 10 लाख था और 2019 में ये 14 लाख हो गया। तो सेल्स क्या हुआ, 2018 में 10 लाख था और इसमें 14 लाख हो गया। तो सिंपल बात है, क्या हुआ, 4 लाख इंक्रीज किया, 4 लाख क्या हुआ, बढ़ गया। तो ये जो नेक्स्ट कॉलम में दिखाएंगे हम लोग, इसमें एब्सोल्यूट चेंज दिखाएंगे कि कितना अमाउंट चेंज हुआ। चेंज में यहाँ 2 बात आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, है ना। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जो है हम लोग इसमें लिखते हैं परसेंटेज ऑफ चेंज। ये जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ उसका परसेंटेज दिखाते हैं। ये हो गया कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5। इसमें 5वां में क्या दिखाना है सर,
परसेंटेज। किसका परसेंटेज? तो ये जो चेंज हुआ एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, चाहे वह इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बात समझ रहे हैं हम लोग कि जब हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, चाहे वह कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो या कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो, उसके लिए हम लोग को ये 5 कॉलम मुख्य रूप से देना है, जिसमें से पहला में आ जाएगा पार्टिकुलर, दूसरा में हम लोग अमाउंट लिखेंगे 2 साल का, है ना। उसके बाद दोनों का कंपैरिजन करेंगे, चेंजिंग दिखाएंगे नेक्स्ट कॉलम में, चौथा कॉलम में कि बढ़ा या घटा, और उसके बाद उसका उसमें परसेंटेज दिखाएंगे। तो अगर यहाँ हम लोग बात करें कि जैसे सेल्स ये 10 लाख से 14 लाख हुआ, तो क्या हुआ सर, यहाँ 4 लाख बढ़ गया, है ना। तो 4 लाख जो बढ़ गया वो प्लस में आए तो उसको डायरेक्ट लिख देना है, अगर घटेगा तो माइनस में लिखेंगे। तो माइनस में आएगा मतलब डिक्रीज होगा, प्लस में आएगा तो इंक्रीज होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज दिखाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में क्या करना हम लोग को, परसेंटेज लिखना। तो यहाँ परसेंटेज बराबर हो जाएगा कि ये जो एब्सोल्यूट चेंज है, एब्सोल्यूट चेंज चाहे वह इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इनटू 100 बटे ये प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, ये जो कॉलम नंबर है ना, कॉलम नंबर 2 में जो अमाउंट है उसको लिखना। तो अगर इसके आधार पर हम लोग परसेंटेज निकालें तो कितना है, इंक्रीज डिक्रीज 4 लाख, है ना। 4 लाख गुना 100 बटे प्रीवियस ईयर का अमाउंट कॉलम नंबर 2 का 10 लाख, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, आराम से काट देंगे, कितना हो गया 40%। तो इसमें लिखना हम लोग को 40%। ये है फॉर्मेट आपको किसका, कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करने का बात है, मेन बेसिक। इसमें हम लोग एक कॉलम और भी बढ़ा सकते हैं चाहे तो, जैसे मान लीजिए आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं, तो एक कॉलम यहाँ देते हैं हम लोग किसके लिए, नोट नंबर के लिए। तो ये दे सकते हैं, है ना, जरूरी होगा तो दे सकते हैं, नहीं तो ये 5 कॉलम मुख्य रूप से चाहिए। बात समझ गए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे क्या क्या चाहिए, पार्टिकुलर सेक्शन, अमाउंट 2 साल का लिखना है, उसके बाद परसेंट इंक्रीज डिक्रीज देना है, बढ़ा या घटा, और उसके बाद क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो ये जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला है, बात है, इसको समझ जाना है। किसका परसेंटेज निकालना है, चेंजिंग का, इंक्रीज या डिक्रीज का। तो इंक्रीज या डिक्रीज का परसेंटेज निकालेंगे तो इंक्रीज या डिक्रीज जो है इनटू 100 बटे बेस क्या होगा, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के आधार पर हम लोग बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर के आधार पर बढ़ा या घटा, इसलिए बेस में यहाँ देना है प्रीवियस ईयर का अमाउंट। बात समझ गए, इज इट क्लियर। नेक्स्ट, तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ये जो बताया गया है ये बेसिक फॉर्मेट है। ये क्या है सर, बेसिक फॉर्मेट है। आप इसके आधार पर इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव बैलेंस शीट इजी वे में एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए उसी के आधार पर अभी हम लोग बात करेंगे कंपैरेटिव
इनकम स्टेटमेंट, और इसका दूसरा क्या नाम है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना कॉलम देना है सर, 5 कॉलम, है ना। चलिए ये हो गया आपको परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज, अमाउंट का 2 कॉलम, और क्या बोले यहाँ नोट नंबर दे सकते हैं, और ये हो गया आपको पार्टिकुलर सेक्शन। कॉलम नंबर 1, है ना, इसमें अमाउंट में 2 हो जाएगा, कॉलम नंबर 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये हो गया नोट नंबर के लिए, ये अमाउंट PY प्रीवियस ईयर और CY करंट ईयर का। अब्सोल्यूट चेंज, ये चेंज चाहे इंक्रीज में होगा या डिक्रीज में होगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ चेंजिंग, ये जो चेंजिंग हुआ है उसका परसेंटेज। क्या बना रहे हैं अभी हम लोग, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो थोड़ा हम लोग पीछे बात कर सकते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो वीडियो आपको दिया गया था उसमें दोनों का फॉर्मेट स्पष्ट बताया गया है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनाते हैं सारा फॉर्मेट एक तरफ से लिखते जाना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, याद करिए। नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद आया? याद आया? नहीं याद आया तो आप देख सकते हैं। नंबर 2 क्या लिखते हैं सर इसमें, अदर इनकम। नंबर 3 क्या लिखते हैं इसमें, टोटल इनकम या टोटल रिवेन्यू, है ना। 1 नंबर प्लस 2 नंबर। इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखेंगे, करंट ईयर का अमाउंट लिखेंगे, चेंजिंग परसेंटेज। उसी तरह अदर इनकम का प्रीवियस ईयर, करंट ईयर कितना बढ़ा घटा और इसका परसेंटेज, दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं 4 नंबर। क्या लिखते हैं सर इसमें, एक्सपेंसेस। चलिए एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, तो एक तरफ से एक एक करके 7 आइटम बताया गया है, आप सबको लिख सकते हैं। जैसे क्या क्या लिखते थे हम लोग, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना, इसका जो अमाउंट होगा, प्रतिशत परिवर्तन वगैरह सब लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखते थे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, है ना। इसी तरह जो जो आइटम इसमें आता है वो सबको लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, फिनांस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, है ना, और अदर एक्सपेंस। ये जितना भी आता है इसमें एक्सपेंसेस में सबको एक एक करके लिख देंगे, और लिखने के बाद क्या करना है, सबको जोड़ देना है, टोटल कर देना है,
और इसका भी हम लोग देखेंगे इंक्रीज डिक्रीज कितना आया, है ना। उसके बाद क्या लिखते हैं सर हम लोग, नंबर 5 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे आता है, तो 3 नंबर माइनस 4 नंबर, है ना। इसको भी परसेंटेज निकालेंगे, चेंजिंग निकालेंगे। उसके बाद 6 नंबर लेस टैक्स, टैक्स को घटा देना है। और फिर जो बचेगा लास्ट में, ये क्या कहलाता है आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो गया 5 नंबर माइनस 6 नंबर। यानी ये जो बन गया ये है आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इधर आप देख सकते हैं ये फुल्ली क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सारा मटेरियल है। और इधर परिवर्तन क्या हुआ है, तो 2 अमाउंट है, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का। ये सब में सबका चेंजिंग दिखाना है, बढ़ा घटा, और इसमें सबका परसेंटेज दिखाना है। तो परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला होगा, इसको नोट करके रखिए, समझ लीजिए कैसे निकालना। सेम इसमें भी यूज होगा। अब इसी तरह से हम लोग बनाएंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, है ना। तो आप देखिए ये जो बेसिक बताए हैं वो बेसिक फॉर्मेट इसमें एडजस्ट हुआ है, सेम पर्टिकुलर अमाउंट हो गया, दोनों का परसेंटेज वगैरह सब हो गया। इसी पर जो है बैलेंस शीट भी बनेगा। तो जब हम लोग बैलेंस शीट के विभिन्न मदों का तुलना करेंगे तो वो कहलाएगा हम लोग का कंपैरेटिव बैलेंस शीट। जब लाभ हानि खाता के विभिन्न मदों का तुलना करेंगे तो वो कहलाएगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। चलिए इसी को जो है हम बना देते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बेसिक जो बताए थे इसी पर हो जाएगा आराम से। कंपैरेटिव बैलेंस शीट। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं हम लोग। तो बैलेंस शीट का जितना आइटम आता है सबको एक तरफ से एडजस्ट कर देंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं सर, याद करिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर नंबर 1 आता है क्या, शेयर होल्डर्स फंड, है ना। इसमें आता है नंबर 1 शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, उसका इंक्रीज दिखाएंगे, इंक्रीज डिक्रीज, और फिर उसका परसेंटेज दिखाएंगे। उसी तरह दूसरा क्या आता है इसमें, रिजर्व एंड सरप्लस। आप लोग जब नोट करिएगा तो थोड़ा कॉलम एडजस्ट कर लेना है। ये पर्टिकुलर वाला कॉलम को बड़ा कर दीजिएगा ताकि ये दूसरे कॉलम में नहीं जाए। दूसरा आता है इसमें क्या, नॉन करेंट लायबिलिटीज, है ना। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज का प्रीवियस का ईयर का अमाउंट, करंट ईयर का अमाउंट, फिर चेंजिंग और फिर उसका परसेंटेज याद करिए। फिर तीसरा में क्या आता है, करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटीज का फिर इसी तरह से, और फिर क्या करना है, टोटल कर देना है। तो ये जो टोटल आएगा, है ना, ये हो जाएगा आपको लायबिलिटी साइड का टोटल, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, फिर इंक्रीज डिक्रीज, फिर उसका परसेंटेज। एक एक करके हम लोग को सबका परसेंटेज निकालना है, इंक्रीज डिक्रीज। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या आता है सर, एसेट्स। एसेट्स में नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। एक एक करके सबको लिखेंगे, सबका इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे, फिर सबका परसेंटेज निकालेंगे, और फिर इसका भी टोटल हम लोग
कर देंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट का ये लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल दोनों बराबर होगा। ये नोट नंबर वाला इसलिए दिया गया है ताकि आप जो वर्किंग नोट्स टू अकाउंट दिखाइएगा कि इसमें क्या क्या आइटम आया, उसका नोट नंबर उसमें लिखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आज जो हम बताने का प्रयास किए हैं टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे तैयार करना है। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इस पर आधारित प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। एक एक प्रॉब्लम हम लोग इसके आधार पर सॉल्व करेंगे, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का और कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। उम्मीद करते हैं कि जो बताए हम वो आपको समझने में मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट अवश्य दीजिए। और ये बात फिर हम लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और ये बता दें कि ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, फिनेंशियल एनालिसिस का ये आइटम जो है, ये आपको 12th के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट है, पार्ट 3 के स्टूडेंट जो है, जिसका कि मैनेजमेंट अकाउंट जो पढ़ता है मैनेजमेंट में, के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है। तो फिर एक बार बोलते हैं कि हमें मोटिवेट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट अवश्य दें। धन्यवाद।